ठीक है, बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शंस इन ओटी। ओके, तो ये सब्जेक्ट ड्रग्स क्यों पढ़ाना पड़ा और ड्रग्स पढ़ाते समय ड्रग इंटरेक्शन की टॉपिक क्यों लाई गई ओटी में, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं सबको इंजेक्शंस लगते हैं ऑपरेशन के दौरान, बेहोशी से लेकर के सुलाने के लिए, पेन ना हो तो पेन किलर, ऐसे बहुत सारी चीजों के लिए इंजेक्शंस लगते हैं। हार्ट का मरीज है तो भी इंजेक्शंस लगते हैं। कोई भी उसको अगर जो प्रॉब्लम भी है लेकिन उसको ऑपरेशन भी उतना ही करना जरूरी भी है, तो बेसिकली उस प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे हार्ट अटैक होने के चांसेस उसको हो चुके हैं, एक बार माइनर अटैक आ चुका है, या हार्ट का पेशेंट है तो उससे रिलेटेड भी मेडिसिन उनको लगानी पड़ेगी इस ऑपरेशन के दौरान। रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे उसको टीबी हो गया लंग में, या ऐसे कोई भी इश्यूज हो जिसकी वजह से उसको ऑलरेडी मेडिकेशंस चल रहे हैं, अब वैसे व्यक्ति को ऑपरेशन, जैसे गैल ब्लैडर का स्टोन है उसका ऑपरेशन करना है, जीबी स्टोन, ठीक है, तो बेसिकली उस स्टोन का ऑपरेशन तो करना ही है, लेकिन ध्यान क्या देना है, उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स को भी ध्यान देना है, लंग का प्रॉब्लम है तो लंग का प्रॉब्लम भी ध्यान देना है। तो ऐसे मेडिसिन हम यूज करते हैं जो बेसिकली एक दूसरे के साथ मिल करके उसका असर या तो बहुत बढ़ा दे या घटा दे, तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसलिए हमको ये ड्रग इंटरेक्शन पढ़ना है ओटी के लिए। बाकी अलग फील्डों के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, ओटी में भी आपको पढ़ना है। चलिए बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। तो दो या दो से ज्यादा दवाइयां सेम कैटेगरी की या अलग अलग कैटेगरी की भी आप लेते हो, तो उस केसेस में आपके असर को हो सकता है वो बहुत बढ़ा दे या बहुत घटा दे। तो बढ़ जाए तो भी नुकसान है और घट जाए तो भी नुकसान है। तो हमारे पास हमको आइडिया होने चाहिए अब ये बढ़ता कैसे है, कौन सी ग्रुप्स की दवाइयां या कौन सी कैटेगरी की दवाइयां आप ले रहे हो, तो क्या होने के चांसेस है थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेते हैं। फिर अगर जो इंट्रैक्शन होने की वजह से बहुत बढ़ जाए तो मैनेज कैसे करना है, या बहुत घट जाए तो मैनेज कैसे करना है। हम बात करते हैं ड्रग इंटरेक्शन नोटिस में, ये एक टर्म है सिनर्जिस्टिक और एंटीगोनिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक का मतलब है सेम इफेक्ट हो जाए, तो दो तरह की दवाइयां यानी कि A प्लस A दवाइयां मिल करके 2A हो सकती हैं, मतलब उसका असर बढ़ सकता है। तो अगर जो असर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिस्टिक, सेम वे में उसका असर बढ़ जाए। तो अगर जो असर कम हो रहा है यानी घट जा रहा है बहुत ज्यादा, यानी कि A में से A घट जा रहा है यानी कि बहुत कम हो जा रहा है या जीरो हो जा रहा है या नीचे हो जा रहा है, तो वैसे को क्या बोलते हैं, एंटीगोनिस्टिक दवाइयां बोलते हैं। आरडी इफेक्ट का मतलब क्या है कि ऐसी दवाइयां जो A है प्लस A ऑलरेडी दवाइयां हैं दो कैटेगरीज की, तो इसका असर 2A आया, प्लस हमको इसका थोड़ा सा और असर बढ़ाने के लिए एक या तो B जोड़ दे रहे हैं या तो C, या तो कोई भी एक दवाइयां अलग से जोड़ दे रहे हैं। तो हमने एक दवाई ऐड किया है ना, उसका असर बढ़ाने के लिए या तो उसका असर घटाने के लिए। तो जो घटाने और बढ़ाने के लिए दवाइयां यूज करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इफेक्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट्स। अब सिनर्जिस्टिक दवाइयां जैसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरोलॉजिकली हर मसल्स के सिग्नल्स को ये रोक देता है, यानी कि आदमी ना बेहोश हो गया, उसका पैर काट लीजिए उसको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपने किसी एंटीबायोटिक्स को दे दिया तो उसका अगर अब 2 गुना हो जाएगा असर, यदि 2 गुना हो गया, मान लीजिए 2 गुना असर हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने एक ऑलरेडी उसको नींद की गोली दी हुई है, और मतलब एक न्यूरो वाली गोली आपने उसको इंजेक्शन लगाया हुआ है, और दूसरा इंजेक्शन आप क्लिंडामाइसिन या ऐसी कोई एंटीबायोटिक या एमिनो ग्लाइकोसिलिसिस आप दे रहे हैं, ग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं। वो करता क्या है कि जो व्यक्ति पहले से सुस्त हो गया है, एकदम सुस्त पड़ा हुआ, आप उसको काट पीट रहे हो, आपको लगा ना कि वाकई हल्का रहा, आपने क्या किया, एंटीबायोटिक भी लगा दिया। जैसे ही लगाया ना तो वो ब्रेन को ले आके डेड पोजीशन पे लेके चला जाएगा। वो बंदा इतना असर हो गया, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इतना ज्यादा हो गया कि वो ना अगले 3-4 दिन के लिए कोमा में रहेगा। कोमा का मतलब है कि कोई सेंस नहीं है उसको, अब आप उसको रामू श्यामू बुला लीजिए, काट लीजिए, पीट लीजिए, कोई असर नहीं बढ़। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं इस असर को कम कर दें, वैसी दवाइयों को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीगोनिस्टिक। ठीक है, यहां तक क्लियर है दोनों पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट करिए। कुछ इंफेक्शंस की दवाइयां जैसे एनेस्थेटिक एजेंट्स, मतलब बेहोशी के लिए दी गई दवाइयां भी ऐसे कुछ काम कर जाती हैं। जैसे कुछ बेहोशी की दवाइयां ले लीजिए, जैसे इनहेलेशन एजेंट्स, एनेस्थेसिया लेते हैं। इनहेलेशन का मतलब सिंपल हम उनको इंसर्ट करा देते हैं। आइसोफ्लोरेंस या सिवाफ्लोरेंस दिया जाए, कंबाइन किया जाता है किसी भी आईवी एनेस्थेसिया की वजह से, जैसे
प्रोपाफॉल या मसल रिलैक्सेशन का इंजेक्शन यदि हमने दे दिया, उस व्यक्ति को ऐसी स्थिति हो सकती है कि दोनों मिलकर के उसको और देर तक सुला सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा ओपियम या सेडेटिव, सेडेटिव का मतलब होता है नींद या सुस्त बनाने के लिए, उसको अस्थिर करने के लिए, बहुत आदमी चिल्ला रहा चीख रहा तो सेडेटिव दे दिया जाता है। तो कोई ओपियम या पेन किलर एक ऐसा जो हाई डोज का हो, एक तरह से ड्रग होता है, अगर जो किसी व्यक्ति को दे दिए हैं और साथ में आप क्या दे रहे हो, सेडेटिव भी दे रहे हो, तो हो सकता है उसके हार्ट को प्रॉब्लम हो जाए या रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, उसकी पल्स रेट गिरने लगे। तो ये भी एक असर है कि ऐसी कैटेगरी की दवाइयां एक साथ भी देते हैं तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, हाई बीपी का हो जाना। हाई बीपी इन द सेंस की नथिंग बट की उसको बीपी का इश्यू हो गया, यानी कि हार्ट का इश्यूज बढ़ जाना। ठीक है। कुछ कैटेगरी की दवाइयां ऐसी भी हैं, जैसे एंटीकोगुलेंट की दवाइयां भी दे रहे हैं हम, इसलिए दे रहे हैं कि उसका ब्लीडिंग फैक्टर, ब्लीडिंग समझते हैं क्या होता है? ब्लीडिंग फैक्टर का मतलब है उस व्यक्ति को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम्स है, यानी कि वो हार्ट और की प्रॉब्लम की दवाइयां खा रहा होगा खून पतला करने के लिए। आप जब ऑपरेशन करने गए तो आपने उसका सीटीबीटी टेस्ट कराया, क्लॉटिंग टेस्ट और ब्लीडिंग टाइम, ठीक है ना, क्लॉटिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम। उसमें आपको लगा ना कि बहुत जल्दी उसका खून थक्का बन जा रहा है, तो आपने हार्ट का प्रॉब्लम के मरीजों का ऐसा होता है ताकि उसका खून थक्का ना हो या मोटा ना होने पाए, जिससे कि हार्ट में वॉल पे रुकने की चांसेस बढ़ जाए। तो इसलिए हम उसको ना थिनर की दवाइयां दे देते हैं। इकोस्प्रिन 0.75 के नाम से आती है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली। वो एंटीकोगुलेंट दवाई है, यानी कि कोगुलेशन के फैक्टर को कम कर देती है। ब्लड में जो जमने की या थक्का जमने की कैपेसिटी को कम करने वाली दवाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट या कोगुलेशन, खून का थक्का बनना ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल करता है कैल्शियम के साथ साथ प्लेटलेट्स। ठीक है, विटामिन के अलावा प्लेटलेट्स भी काम करता है। अब क्या है, कुछ लोगों का इतना प्लेटलेट्स ज्यादा है कि उनको एंटी प्लेटलेट्स के ड्रग्स भी दिए जाते हैं, 4.5 लाख से ऊपर है, तो ऐसा दवा देंगे कि प्लेटलेट्स घटा है उसका, हाँ घटा है। अब ये दोनों दवाइयां कहीं ना कहीं कोगुलेशन फैक्टर को असर करेंगे, यानी कि ब्लड के जमने को लेकर के जो है कि दिक्कत करेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आने पाए, यानी कि मतलब जब आप इन दोनों को भी दे रहे हो तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोनों मिलकर ऐसा ना हो कि ब्लड को इतना पतला कर दें कि सर्जरी में जैसे आप कट लगाएं ब्लीडिंग कंटिन्यूअस हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, बहुत सारे एमिनोग्लाइकोलाइसिस अभी जस्ट पहले वाले में हम लोग पढ़े थे। इनहांस द इफेक्ट ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, न्यूरोमस्कुलर के इंजेक्शन दे रहे हो, साथ में एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हो, तो हो सकता है असर आपका बहुत बढ़ा दे या घटा दे, ये भी हो सकता है। स्टेरॉइड की भी दे रहे हो आप, तो वो भी हो सकता है कि आपके असर को बढ़ा दे या घटा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ज्यादा डीप में नहीं इसको पढ़ा रहे हैं हम। नेक्स्ट चलिए, कुछ दवाइयां ऐसी हैं डायबिटिक मेडिकेशंस, जिसको डायबिटीज हो गया है उसको भी कंट्रोल करना है, क्योंकि हम घाव लगने वाला है, उसको कट मारने वाले हैं या चीरा लगने वाला है ऑपरेशंस में, तो उसके लिए भी जो दवाइयां देते हैं वो भी किसी और दवाई को भी सप्रेस करने की ताकत रखती है, बिल्कुल रखती है ऑब्वियसली, है ना। वैसे ही एंटी हाइपोटेंसिव, बीपी या इन सब चीजों की दवाइयां जो बीटा ब्लॉकर्स यूज होते हैं, हम लोग करते हैं बीपी के लिए, वो सब भी हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स करती क्या है एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये सुस्त भी बनाने का काम करती है, हाँ, ताकि हार्ट का हिसाब से रेट चले, बीपी ना बढ़े, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं हार्ट के रेट को रोक रही है वो। एक्चुअल में हार्ट क्या कर रहा है, बहुत तेज भाग रहा है, बीपी बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी दवा देते हैं कि भागो नहीं भाई, तुम आराम से चलो, तो हमने जबरदस्ती उसको चला रहे हैं ना मेडिसिन से, तो ये कहीं ना कहीं दूसरी दवाइयों पे असर भी इसका पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, बैक जाइए, एक चीज ध्यान रखिएगा, ABCD, एंटीगोनिस्टिक्स, कंजर्वेटिव, बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल्स के ब्लॉकर्स और डायरेटिक्स, ABCD याद रखिएगा। ये क्या होता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। बीपी ना बढ़ने पाए तो इन सब चीजों को हम नॉर्मली याद करके रखते हैं कि ये सब चीजें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, इससे पहले जितने भी बातें हम कर रहे थे वो सारे के सारे एलोपैथ से थे। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि आदमी ना सप्लीमेंट ले रहा है, कोई औषधि जड़ी बूटी खा रहा है कि पेट बढ़िया से साफ होता है ना, चूरन उड़न, ये सब चीजें करते हैं, तो वैसी चीजों को हम लोग हर्बल सप्लीमेंट या ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, हर्बल सप्लीमेंट लाइक सेंट जॉन्स वॉर्ट या गिंको बिलोबा कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंटरेक्शन विद एनेस्थीसिया।
या हम कोई ऐसी चीज जड़ी बूटी खा रहे हैं जो एनेस्थीसिया यानी बेहोशी के दौरान दी गई दवाइयों को भी वो बेअसर कर सकती है या असर को बढ़ा सकती है। तो कुछ हर्बल का मतलब है कि जितने भी औषधि वाले जड़ी बूटी वाले होते हैं सारे के सारे उसमें आते हैं सप्लीमेंट के तौर पर। तो बेसिकली कुछ दवाइयां हैं, उन्होंने बताया है कि जो कि मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप के लिए करते हैं, एनेस्थीसिया को बढ़ा सकता है, ये सब इंक्रीज कर देते हैं रिस्क का ब्लीडिंग, जिसे हार्ट रेट बढ़ा देंगे, हार्ट रेट बढ़ा दे तो ब्लीडिंग भी उतनी तेज होगी, है ना। हार्ट का बहुत टाइम में होने का मतलब पंप उतना तेज हो गया, बीपी बढ़ गई तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, या तो खून पतला कर सकता है। तो हर्बल की कुछ दवाइयां भी हैं जो इंट्रैक्शन कर देती हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि एलोपैथ, होम्योपैथ से भी, यूनानी से भी और आयुर्वेद से भी सबसे सब दवाइयां बाधित होती हैं, इंटरफियर होती हैं। कभी ऐसा नहीं है कि हम एलोपैथ भी खा रहे हैं, साथ में किसी ने बोल दिया कि आयुर्वेद खाओ कोई दिक्कत नहीं। यस, एक लेवल तक हो सकता है ना हो, लेकिन इन केस ऑफ सीरियस नेचर, जैसे ओटी में ऑपरेशन हो रहे हैं, वहां पर तमाम तरह की दवाइयां लग रही है इमरजेंसी के तौर पे, तो हो सकता है आपने कुछ आयुर्वेद भी लिया होगा तो दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग नॉर्मली, दरवाजा बंद करिए, नॉर्मली हम लोग ऑपरेशन से 8 घंटा पहले की फास्टिंग रखते हैं, मिनिमम 4 आवर्स, इतना तो रख ही लेते हैं हम लोग, फास्टिंग रख के ही तब ऑपरेशन करते हैं, ताकि पेट, उसका स्टमक पूरा एम्प्टी हो कि एलोपैथ की दवा जो भी दे बहुत बढ़िया असर करे। ठीक है, तो यहां तक आपका पूरा एलोपैथ से रिलेटेड था और ड्रग्स से रिलेटेड था। थोड़ा सा इसको एक बार हम कंपाइल करके समझ लेते हैं, ड्रग इंटरेक्शन क्या है, क्यों जरूरी है। ड्रग इंटरेक्शन में हमने ये कहा कि कोई भी दो मेडिसिन सेम कैटेगरी की हो या डिफरेंट कैटेगरी की हो, अगर जो एक दवा दूसरी दवा को असर को बढ़ा देती है या घटा भी सकती है, ऐसी व्यवस्था को हम लोग ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर है, एकदम पूरे पॉइंट क्लियर है ना। अब हमको ये पता लग गया कि अगर जो ऐसा हो रहा है तो इससे बचने के लिए क्या करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते जाइए। हाँ, ओके ओके, पीछे पीछे हो गया और एक पीछे जाइए। हाँ चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। तो ये चीज का आपको पॉइंट क्लियर हो जो मैंने अभी लिख के बताया कि दो दवाइयां हैं, अगर जो एक साथ मिल करके काम करके उसका असर बढ़ाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक, और काम को घटा देती हैं तो उसको एंटीगोनिस्टिक बोलते हैं। दो चीजें क्लियर हैं। अब बात करते हैं कि अगर जो ऐसी सिचुएशन आ जाए, अब आपने किसी व्यक्ति को टेबल पे, ओटी टेबल पे लिटा रखा है, आपने ऑपरेशन के लिए कट भी मार दी है और आप जैसे ही दवा दिए असर बढ़ गया या घट गया, तो उसमें कुछ सेफ्टी है। अब एक पहला मिनिमाइज कैसे करें, सिंपल देखिए लिखा है, मिनिमाइज ड्रग इंटरेक्शन रिस्क इन ओटी। तो वो सिचुएशन ना है जिसमें असर या तो बहुत बढ़ जाए या तो बहुत घट जाए। तो हम क्या करते हैं कि 3 तरह से इसको मैनेज करते हैं। पहले तो प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या है, ऑपरेशन से पहले ही असेसमेंट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो बेसिकली हम क्या करते हैं प्री ऑपरेटिव में, यानी कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर, सर्जन और बेहोशी वाले डॉक्टर, ये सब मिलकर के आपस में एक थरोली मीटिंग करते हैं। A thorough medication history is critical before the surgery, including prescription drug, over-the-counter medications, and herbal supplement. These helps to identify any potential drug interference. वो ये कह रहा है कि ऑपरेशन से पहले हम ना उसका हिस्ट्री ले लेते हैं कि इससे पहले कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मेडिसिन खाएं कि नहीं, या कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है आप उसकी मेडिसिन ले रहे हो। एक तो क्लियर हो गया, हिस्ट्री ले लिए हमने। दूसरी चीज ओवर द काउंटर का मतलब है जैसे ही एडमिट करते हैं वैसे भी इंजेक्शन लगता है उनको, उसको ओवर द काउंटर बोलते हैं। ऑपरेशन से पहले जो दवाइयां दी जाती है ओवर द काउंटर उनको दिया जाता है। और कुछ हर्बल या कोई ऐसा सप्लीमेंट आप ले रहे हो या लेने के लिए कहा गया है तो वो सारी चीजें हम समझ लेते हैं। Patient should be also asked about their history of allergy and previous adverse reaction medication including anesthesia. पेशेंट से हम ये भी पूछ लेते हैं कि क्या आपको किसी चीज की एलर्जी है या
कोई पहले आपको ऐसा एडवर्स इफेक्ट हुआ है, किसी दवा का एलर्जी हुई है, या बेहोशी, या कभी ऐसा बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया हो जिसका असर बहुत बुरा हो गया हो, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ऑपरेशन से पहले पूछ लेते हैं। इसीलिए वो लिखा है कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब पता लगा लेना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट एंड सर्जन, मतलब जो बेहोशी देगा वो डॉक्टर अलग होता है, जो सर्जरी करता है वो डॉक्टर अलग होता है, दोनों आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब उस केस को देख के, जब हमारे पास सारी हिस्ट्री हमने ले ली है ना, तो दोनों आपस में, सर्जन एंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मस्ट कम्युनिकेट क्लियरली अबाउट द पेशेंट, करंट मेडिकेशन एंड पोटेंशियल इंटरेक्शंस। अब जब हमको पता लग जाएगा कि पहले की कोई एलर्जी, तो हम समझ जाएंगे कि इसको कार्टिसोल नहीं देना है, कार्टिसोल की जगह पे दूसरी दवा देनी है, क्योंकि उससे इसका रिएक्शन हो जाता है। तो सारी चीजें जब हम समझें, दिस इंक्लूड्स discussing any adjustment to the medication such as the discontinue anticoagulant and managing the long term steroid use। एक चीज ये भी पता लगता है कि कौन सी कैटेगरी की आप दवा खा रहे हो सकता है वो नींद की गोली पहले से खाता आया हो, और उसका न्यूरल सिस्टम क्या है, नींद की गोली की आदत पड़ गया है। अब हम यहां से नींद या बेहोशी की दवा देंगे तो शायद ही असर करे उस पर, तो हम उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन के लेवल को भी बढ़ा लेंगे, तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, ड्रग इंटरेक्शन से ओटी में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, इसलिए पहले भी हम समझ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। और उसको जब हम बेहोशी या चीजें तो हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग का मतलब होता है ना एकदम टकटकी लगा के देखना, मतलब क्या अभी चल रहा है, दवा दे दी है फिर क्या चल रहा है, दवा रोके बहुत देर हो गया अब क्या चल रहा है, उसको मॉनिटरिंग, कंटिन्यूएशन मॉनिटरिंग बोलते हैं। मॉनिटर्स लगे होते हैं, वो सारी चीज जैसे क्या क्या देखते हैं, वाइटल साइंस का मतलब क्या क्या देखते हैं, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल, और भी कोई चीजें हैं जो देखने लायक है, टेम्परेचर सब देखा जा सकता है। वेंटिलेशन एंड ऑक्सीजनेटेड शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड, पेशेंट रिसीविंग मल्टीपल सेडेटिव या एनेस्थीसिया, जो अलग अलग कैटेगरीज की दवाइयां जैसे सेडेटिव दवाइयां, एनेस्थेटिक की दवाइयां जो ले रहा है उसको हमेशा वेंटिलेशन और ऑक्सीजन लेवल देखा जाना चाहिए कि प्रॉपर्ली सांस ले रहा है कि नहीं। रेस्पिरेटरी रेट और हार्ट रेट दोनों एकदम देखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहा तो आदमी निकल लेगा। फिर अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद। After surgery, patient should be closely monitored for the disease effect of the drug interactions. For example, residual effect of neuromuscular blockers sedative may lead to respiratory depression or prolonged recovery time. कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद भी कोई मरीज गड़बड़ हो जाता है, हम बोलते सब तो ठीक ही था, जब ओटी से निकला तो हाँ बोल बतिया रहा था, बल्कि अचानक से मरने क्यों लगा, या इमरजेंसी क्यों हो गई, क्रिटिकल क्यों हो गया। तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं कि हो सकता है तुरंत ड्रग इंटरेक्शन ना हो, बाद में होने लगे, यानी कि 4-5 घंटे के बाद अपना असर दिखा दे, तो उसके लिए भी हम लोग एकदम तैयार रहते हैं, ठीक है, वैसी दवाइयों को। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट शुड बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द पेशेंट रिस्पॉन्स टू द ओपियोइड्स एंड एनी अदर एनाल्जेसिक टेकिंग इनटू अकाउंट पोटेंशियल इंटरेक्शंस। पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी आदमी को जैसे उसका असर खत्म हो जाता है ना बेहोशी का, तो इसको दर्द होना शुरू होता है, तो उस वक्त भी हम एनाल्जेसिक दवा यानी कि दर्द से रिलेटेड दवाइयों को भी हम लोग यूज करते हैं। तो हमको पता लग जा मतलब अंदाजा रहना चाहिए कि उसको किस टाइप का ड्रग इंटरेक्शन है, ताकि बाद में वो दवाइयां दे तो उसको असर होनी चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि पोस्ट ऑपरेशन के बाद भी एक तो उसके ऑक्सीजन, इन सब चीजों को भी मॉनिटर करते हैं, साथ में हम उसको कोई दर्द की दवा भी देंगे ऑपरेशन के बाद, तो वो भी मैनेज करने लायक होना चाहिए, ना कि ड्रग इंटरेक्शन में उसको काम ही ना कर रहा हो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी मिनिमाइज कर पाएंगे ये वाला व्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं, 1 मिनट बैक जाइए, फिगर को देखते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग इंटरेक्शन क्या है, तो एक ड्रग दूसरे ड्रग से भी मिलकर के असर या कम या ज्यादा कर दे तो भी इंटरेक्शन माना जाएगा। किसी हर्बल फूड या कोई फूड हैबिट्स खाने से उसका असर घट जाए या बढ़ जाए तो भी माना जाएगा इंटरेक्शन। कोई सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम वैल्शियम कुछ भी ले रहे हो, या कोई हर्बल वाला सप्लीमेंट भी ले रहे हो, तो असर घट जाए या बढ़ जाए तो भी क्या बोलेंगे उसको, ड्रग के साथ ही हो। या कोई मेडिकल कंडीशन, ठीक है, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, जैसे बीपी की बात है, आप ऑलरेडी हार्ट की दवा खा रहे हो, कोई ऐसी दवा खाए कि हार्ट का रेट बढ़ा दिया, तो फिर से उसको मैनेज करना होगा, लेकिन जो असर बढ़ा दिया का मतलब कहीं ना कहीं ड्रग इंटरेक्शन हो गया उस केस में, ठीक है। अब इसको मैनेज, पॉसिबल इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, या तो बहुत घट जाएगा या तो बहुत बढ़ जाएगा, या तो घट बढ़ने की वजह से बहुत एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा। ये फिगर आपको सब चीज बता दिया।
कि ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, कि जो ड्रग के साथ भी हो जाए या किसी फूड या फूड हैबिट की वजह से हो जाए या कोई सप्लीमेंट या कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से हो जाए दवा खाते ही, तो वैसी व्यवस्था को ड्रग इंटरेक्शन बोलते हैं। ड्रग इंटरेक्शन का इफेक्ट कैसा होगा, या तो बहुत कम हो जाएगा या बहुत बढ़ जाएगा या वो बहुत गलत इफेक्ट डाल देगा, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अब आता है ऑपरेटिव। खत्म हो गया।